So hello everyone, this is Paras and welcome to our YouTube channel Gymnast Coaching Classes. So after a very long time we meeting in the online classes. So आज हम मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो टर्म 2 में है, जिसका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है तुम्हारे आगे की स्टडी के लिए, स्पेशली इन द +1 +2। सो इस चैप्टर को प्लीज ध्यान से समझना और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है बेटा वो स्टार्ट होने जा रहा है एंड दैट इज द चैप्टर नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल है क्या चीज? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टैबुलर मेथड है जो एलिमेंट्स की ऐसी तरह को डिस्प्ले करने की कोशिश करता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो वर्टिकली कॉलम में होगी और वो भी किसमें? सेम वर्टिकल कॉलम में, कि एक ही डायरेक्शन में एक ही ग्रुप में उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम होंगी, सिमिलर होंगी, नॉट सेम, दैट इज अ सिमिलर वर्ड। सो नाउ that is a tabular method of displaying the elements in such a way that the elements having similar chemical properties occur in the same vertical column. Now various scientists have to come. बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। बहुत टाइम कोई फेल हो गया, फेल होने के बाद किसी का अच्छा काम होने लगा, बट कोई किसी रीजन करके वो वहां पर फेल हो जाते हैं। आखिर में आके हमारा जो अभी तक चल रहा है और वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से वेरियस साइंटिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन बताई कि हम अपने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, and then we describe the modern periodic table. Firstly, we talking about the Dobrynin spread. अब बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, डॉबरिनस स्प्रेड जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट फेमस डॉबरिनर, केमिस्ट के तौर पर काम करने वाला बंदा, 1829 में इस बंदे ने क्या कहा? इस बंदे ने एलिमेंट्स की ऐसी इसने अरेंजमेंट की कि जिनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो ग्रुप में उसके आ रहे थे वो उनकी सिमिलर आ रही थी। वो कहता बंदा मैं तो भाई फेमस हो गया भाई। अब उसने क्या करने की कोशिश की? अकॉर्डिंग टू हिम इन एलिमेंट्स की उसने क्या किया बेटा? एटॉमिक मासेस के ऊपर बिहाफ कर लिया। किसके बिहाफ पर लिया? एटॉमिक मासेस के बेस पर। अब इनके मुताबिक क्या है, मान क्या कह रहे हैं हमारे, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे इनका एटॉमिक मासेस बढ़ता जाएगा उनके हिसाब से इसने क्या किया? उनके अरेंजमेंट की। ठीक है जी, हमने ये मान लिया। अब ये क्या कह रहे हैं? इनके मुताबिक जो भी इनके फर्स्ट 3 ग्रुप एलिमेंट्स बनेंगे, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो इनके ग्रुप में आएंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो हमें सिमिलर दिखेंगी। और उसने क्या कहा? इसके मुताबिक जो भी, अब जैसे सपोज करो इसके मुताबिक ये हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आ गए, एल्कली मेटल्स ले लिया हमने, इसका हमने ग्रुप उठा लिया, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। उस बंदे ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू उसने क्या किया? अरेंजमेंट कर दिया एटॉमिक मासेस के बिहाफ पर। अब लिथियम का जो हमारा एटॉमिक मास है कितना होगा बेटा? 7 नियर अबाउट। हां जी, सोडियम का कितना है? 23 और पोटेशियम का कितना है जी? 39। हां 39। हां जी, अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा एटॉमिक मिडल में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एवरेज या मीन के बराबर होगा। अब कैसे? ध्यान से सुनना। सेकंड में हमारा पता है कौन सा है? सोडियम है।
सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा ना वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम और पोटेशियम, उनके एटॉमिक मासेस के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अब देखते हैं कैसे हो सकती क्या है। अब देखो लिथियम का कितना है एटॉमिक मास 7, पोटेशियम 39 अपॉन 2, मीन में तो यही करेंगे कितने एलिमेंट्स है 1 2 270 के साथ करेंगे ना। 7 प्लस 30 कितना करेगा 46 अपॉन 2 दैट मींस 23 which is the same as that of the sodium। तो डॉबरिनस ने ये कहा था according to the arrangement of increasing order of atomic masses the elements having the group having the same or similar, not same, similar chemical properties we are obtained and the atomic mass of the middle of element having equal or approximately equal to the arithmetic mean of first and third element। तो उसी के हिसाब से भाई आप कोई और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम के लिए लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना बेटा हमारा 40, सोडियम का कितना हमारा 88 और बैरियम का कितना है 137। नाउ अब हमने इनका जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे, मीन कितना है बेटा 40 प्लस 137 अपॉन 2, हाँ जी कितना आ गया 177 अपॉन 2 दैट मींस कितना 80 176 86 पॉइंट देखो 87 समथिंग कुछ आ रहा है 87 ही आएगा 88 आएगा हमारा 88.5। अब देखो 88.5 आ गया। अब नियर अबाउट तो आया इसमें, मैंने क्या कहा था इक्वल तो होगा नहीं, मैंने इक्वल भी आ सकता, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, तो यहां पर इसके अप्रोक्सीमेटली तो आई 88 और 88.5 व्हिच इज नियरली इक्वल टू द। सो यहां पर डॉबरिनस करके ये कहने की कोशिश की। अब हम कहेंगे भाई ये सही तो कह रहा है बट नहीं, अभी तक जो उसके मुताबिक जो 1829 तक थे हमारे सिर्फ टोटली 20 एलिमेंट्स ही आ पाए थे। अब कितने हैं 118। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी शुरू हुई, एलिमेंट्स की डिस्कवरी शुरू हो रही, तो अब जैसे जैसे इनका एटॉमिक मास बढ़ाई गए थे, जैसे करे जा रहे थे, तो ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने क्या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ सकती है, क्या हम 88 हम 88 को 88.5 छोड़ो क्या नियर अबाउट है, हम क्या देंगे 81 भी नियर अबाउट है। क्या बेटा 88 को मैं सीधा 92 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो यहां पर क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि यहां पर जो इसकी क्या लगी है बेटा लिमिटेशन, जो क्या कह सकते हैं इसकी जो कंट्रीब्यूशन वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, तो यहां पर अब सेम तो अब उसके मुताबिक तो वो नहीं आ पाए, तो इसीलिए ये जो हमारा लॉ था डॉबरिनस राइट था वो कैंसिल हो गया, फेल हो गया। तो कह दिए भाई हमने ये अब करने नहीं। अब तुम ये भी कह सकते हो यहां पर ट्राइड क्यों यूज किया गया बेटा, ट्राइड का मेन काम क्या है, यहां पर हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, वो भी ग्रुप के 3 एलिमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए हमने यहां पर ट्राइड का नाम दिया। तो इसलिए डॉबरिनस ने जो कहा था कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स having the similar chemical properties are arranged in that manner with the increasing order of the atomic masses। तो उसी के बिहार पर हमने इसका क्रम कर दिया। अब लिमिटेशन क्या रही, फेल क्यों हो गया कि सभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे जैसे इन्होंने एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर का रखा था वो कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा था, तो इसलिए जो हमारा ये लॉ है यहां पर कैंसिल। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था हमारे यहां जॉन्स न्यूटन। अब दूसरा लॉ बना, अब भाई साहब जी ने भी क्या किया, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करनी शुरू कर दी है। अब इनके मुताबिक क्या आ गया, बात ध्यान से सुनना।
जॉन न्यूलन ने 1864 में लॉ बनाया और उस लॉ को हम लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। और क्यों, आपको ध्यान से समझना, तो इससे पता लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इस बंदे ने भी डॉमिनेंट ट्रेड की ही तरह एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही शुरू किया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एवरी 8 एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, अब हर 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ सिमिलर होगी। अब ये क्या कह रहा भाई, अब तुम ध्यान से समझना। सबने कैसे देख रखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे के बारे में सभी को पता कैसे है ना। उसकी जो म्यूजिकल नोट सुनते हैं तो सुनिए क्या होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा। स्टार्ट सा से ही हुई सा, और एंड भी कहां से हुई सा, तो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहां पर जो उसका म्यूजिकल नोट रहा उसी के सिमिलर एज दैट न्यूलैंड ने भी कहा कि मेरा कोई भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी जो आगे 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, आर सिमिलर। अब एग्जांपल देखते हैं। अब तुम कहोगे जो यहां पर मैंने अरेंजमेंट लिखी, यहां पर तो नोबल गैसेस है। भाई जी, नोबल गैसेस हमारे आफ्टर द 1945 के बाद ही हुई है डिस्कवर, तो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि यहां पर भाई क्यों नहीं लिखी। तो ध्यान रखना, अभी यहां पर बात की जा रही है 1864, वो साल पढ़े अभी पीछे भी हम। तो यहां पर देखो, हाइड्रोजन, हीलियम आता था, हीलियम छोड़ दिया, क्या आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन छोड़ दिया यहां पर। अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, सॉरी फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन छोड़ दिया, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। भाई ये तो ठीक है, अब तुम ध्यान से समझना अब इसमें क्या करना है। हाइड्रोजन तुम्हारा अब यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, दैट इज द 8th। अब अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फर्स्ट एलिमेंट का जो भी तुम्हारी फिजिकल चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अब फ्लोरीन की सेम होगी। आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाँ जी, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, वो भी गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में है, तो यहां पर तो सिमिलर आ रही है प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चेक करते हैं लिथियम और सोडियम में। लिथियम में 3 मेटल है, सोडियम में 3 मेटल है, दोनों की जो वैलेंस है वो भी 1-1 है। तो यस यार, ये मेटल्स तो हैं, ठीक है, दोनों रिएक्टिव हैं, यस ये भी रिएक्टिव है, तो ठीक है भाई, ये तो चकते फट्टे हो रही है। तो यहां पर अब इसके मुताबिक ये सिमिलर आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा लॉ क्यों नहीं आगे बढ़ पाया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसकी जो पहली लिमिटेशंस क्या रही थी, इसके टाइम में सिर्फ 56 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। चलो भाई की गलती थी, अब उसकी क्या गलती, तो उसने तो पहले ये गलती उसने बोल दी कि इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। अगर ये कहता कि आगे भी डिस्कवर होगा तो थोड़ा कुछ असर उसके अगर स्पेस छोड़ दो तो कुछ कह सकते थे, बट उसने क्या कि 56 एलिमेंट के बाद इस दुनिया में कोई भी नया एलिमेंट नहीं आ पाएगा, इसलिए यहां पर तो पहले हो गया फेल। अच्छा, और क्या रीजन हो सकते हैं? अब इस रीजन के मुताबिक अब क्या ये बात, ये जो पूरी स्टार्टअप जो हमने की है, इसकी जो सेटअप की है वो सिर्फ आपको कैल्शियम तक ही सीमित है, सिर्फ यहां तक। अब तुम कहोगे है ये क्या होगा, यहां तक क्यों? क्योंकि इसके मुताबिक जो भी जो अरेंजमेंट आ रही थी वो अप टू कैल्शियम तक सही आ रही थी, तो
ये लाइट एलिमेंट है। उसके बाद क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक विच इज अ हैवी एलिमेंट्स। तो यहां पर तो गड़बड़ी हो रही थी। अब कहते हैं ये लाइट के लिए तो हैवी कहां गए, तो यहां पर इसलिए ये लॉ क्या होगा, कैंसिल होगा। और क्या कंडीशन रही इसकी, जिसने जो अरेंजमेंट की थी, इसमें जो एलिमेंट्स ऐसे भी कुछ थे जिनकी प्रॉपर्टीज पहले की जैसे नहीं आ रही। आप देखो कैसे, अब यहां पर देखो क्या है, कोबाल्ट और निकल। बेटा कोबाल्ट और निकल तुम्हें पता आयरन की तरह प्रॉपर्टी एक्ट करते हैं ना। आयरन का है हीरा और वो का है बोरा। अब इसके मुताबिक तो क्लोरीन के साथ, अब तो खुद ही देख लो, ये तो आगे नॉन मेटल्स और ये क्या है, मेटल्स। तो यहां पर तो प्रॉपर्टी कोई आ ही नहीं सकती, तो ये कहां से इसके अंदर आ गए, तो यहां पर इसलिए ये लो और कैंसिल होगा। अब एक और तुम कह सकते हो, अगर फ्लोरीन, अब यहां पर भी सेम कंडीशन है, से देखो ऑक्सीजन, सल्फर आर नॉन मेटल्स बट आयरन इज अ मेटल। तो यहां पर आके फिर ये लो क्या हो गया, कैंसिल आ गया। तो इसके मुताबिक देखा जाए जो भी तुम्हारी अरेंजमेंट आ रही है, अप टू 20 एलिमेंट्स तक ये क्लासिफाई हो पाया, बाकी फिर वो नहीं हो पाया। तो इसलिए हमारे जॉन न्यूलैंड भी फेल हो गए। तो अब तक तुम्हें मैंने डॉबलिनर ट्रेन प्लस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट के बारे में बता दिया। ये जो बहुत ही सिंपल थे और उनके बेटा क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें ध्यान से करनी है। वो तुम्हें मैं राइट क्लास में तुम्हें सभी को बताइए, तो मैं तुम्हें अपने नोट्स प्रोवाइड करता ही करता हूँ। तुम्हें पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, और साथ के साथ इस वीडियो को जितना लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसके साथ।